नमस्कार। न्यूज ट्रैक के इस शो में आप सभी का स्वागत है। आज हम लोग कोरोना की समस्या को लेकर चर्चा करेंगे। हमारे साथ केजीएमयू के रेस्पिरेटरी मेडिसिन के एचओडी डॉक्टर सूर्यकांत त्रिपाठी जी हैं। आप का कोरोना पर लंबा अनुभव है और कोरोना पर विशेषज्ञता हासिल है। आपने कोरोना के सेकंड वेव और फर्स्ट वेव के दौरान लोगों को अच्छी सलाह दी है। उन सभी सलाह को लोगों ने माना और उससे तमाम लोगों को फायदे हुए हैं। ऐसे बड़े संख्या में लोग हैं। तो डॉक्टर साहब को लेकर के समाज में लोगों की एक अच्छी सकारात्मक सोच है और उसी सकारात्मक सोच के नाते बहुत सारे लोगों ने हम लोगों से भी ये अप्रोच किया था कि हम लोगों को ये बताएं कि कोरोना होने के बाद अब जब सेकंड वेव बीत रही है तो लोग टीका कब लगवाएं। डॉक्टर साहब, सबसे बड़ा सवाल यही है कि लोग ये पूछ रहे जी। हैं कि कोरोना का दौर गुजर रहा है, उन्हें कोरोना हो चुका है, किसी को 1 महीना हुआ है, किसी को 2 महीना हुआ है, किसी को 1.5 महीना हुआ। तो ऐसे पीरियड में लोग कोरोना का टीका लगा के तीसरी लहर से बचना चाहते हैं। लेकिन कोरोना का टीका सही समय कौन-सा है, कब लगवाना चाहिए उन्हें अगर उनके अंदर पहले से इम्यूनिटी डेवलप हो चुकी है? देखिए, कोरोना आपको हुआ है और कोरोना आपको कुछ नुकसान करके गया है, तो अब ये मौका है कि उससे आप क्या फ़ायदा ले सकते हैं, वो फ़ायदा ले लीजिए। तो सुनने में बड़ा अजीब लगेगा अखिलेश जी कि आप कहेंगे कि कोरोना से भी कोई फ़ायदा हो सकता है क्या? जी हाँ, कोरोना संक्रमण हुआ है, तो उससे जो इम्यूनिटी पैदा होती है, देखिए इम्यूनिटी 2 तरह जी से सर। कोरोना से प्राप्त की जा सकती है। एक तो कोविड संक्रमण से जो इन्फेक्शन इम्यूनिटी होती है, यानी संक्रमण के बाद जो इम्यूनिटी वो इम्यूनिटी, और दूसरा आर्टिफिशियल इम्यूनिटी जो हम टीकाकरण करके पैदा करते हैं। जी तो सर। कोरोना से जो हमारे अंदर इम्यूनिटी पैदा हुई है, वो लगभग 3 से 6 महीने एग्जिस्ट करती है। लेकिन 3 जी, महीने जी। तो पक्का एग्जिस्ट करती है, जो हमारा एंटीबॉडी बनता है, वो लगभग 3 महीने बनता है। तो अगर आपको कोरोना मान लीजिए अप्रैल में हुआ है और मई के फर्स्ट वीक में आप ठीक हो गए उससे, तो उस मई के फर्स्ट वीक से लेके 3 महीने अर्थात जून, जुलाई, अगस्त, तो आप अगस्त के पहले हफ्ते में टीका लगवा सकते हैं। तो कोरोना संक्रमण के बाद जब आप कोरोना से ठीक हुए हैं, कोरोना से आपने निजात पाई है, उससे 12 हफ्ते बाद यानी कि 3 महीने बाद आप टीका लगवाइए, बिल्कुल एकदम उचित रहेगा। सर, तो लोग डरे हुए हैं तीसरी वेव को लेकर जी, कि तीसरी वेव जी, जी। 3 महीने, लोग कह रहे हैं कि 3 महीने में आ सकती है तीसरी वेव और उस समय तक वो टीका नहीं लगवा पाएंगे। तो ऐसे में जी। वो कितना खतरे में रहेंगे सर? उनका खतरा कितना देखिए है देखिए और लोग डरे इसी बात से हैं? देखिए ऐसा है, आप देखिए तीसरी वेव जो आना है उसमें भी 3 महीने बाकी हैं। जी सर। तीसरी वेव 3 महीने बाद, तो उसमें भी अभी 3 महीने का समय है, आपके पास फुल स्पेस टाइम है, आप टीका लगवा सकते हैं। और दूसरी बात, तीसरी वेव से डरने की ज़रूरत नहीं, उससे बचने की ज़रूरत है। देखिए तीसरी वेव आएगी कि नहीं आएगी, ये हमारे और हमारे टीकाकरण प्रोग्राम की सफलता पर निर्भर करता है। केवल 2 ही जी। फैक्टर हैं कि भारत में तीसरी वेव आएगी या नहीं आएगी। एक, हम कितने अनुशासन में जीते हैं, और दूसरा, हमारा जो सरकार का टीकाकरण कार्यक्रम है, अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने जैसा कहा कि अब तो 18 साल से ऊपर का जो जितना भी टीकाकरण कार्यक्रम है वो भारत सरकार बिल्कुल निःशुल्क कराने वाली है, फ्री कराने वाली है। तो राज्यों का भी टेंशन खत्म हो गया, लोगों का भी टेंशन खत्म हो गया। अब एक तरह से मोदी जी ने टेंशन ले लिया है सबका कि वो 21 जून से पूरे देश में 18 साल से ऊपर के सभी लोगों का टीकाकरण करवाने का जो मुहिम है, वो एक तरह भारत सरकार की जिम्मेदारी होगी। अब सर एक मान जी, लीजिए जी कि सर। टीकाकरण जो है वो तब तक नहीं उतना हो पाता है जितना चाहिए। टीकाकरण हमें कितना चाहिए जिससे कि तीसरी वेव ना आए? तो हमें हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त करने के लिए अर्थात सामूहिक प्रतिरक्षा डेवलप करने के लिए कोरोना के खिलाफ, ये हमको चाहिए जब हमारी 70 से 80% जनसंख्या जो है वो पूरी तरह से इम्यूनिटी उसके अंदर नहीं पैदा हो जाती। तो ऐसी संख्या लगभग आती है 90 करोड़। 90 करोड़ का मतलब हो गया 180 करोड़ डोजेस, अर्थात जी। 180 करोड़ डोजेस टीका की लगनी है, तब जाकर ये गारंटी पैदा भारतवर्ष में हो पाएगी कि भारतवर्ष जो है वो पूरी तरह से हर्ड इम्यूनिटी में चला गया है, अर्थात सामूहिक प्रतिरक्षा में चला गया है, और अब वो मुकाबला कर सकता है कोरोना का। अब कोरोना नहीं होगा। लेकिन 180 करोड़ डोजेस के लिए अभी मंजिल बहुत दूर है। अभी हमारे देश में 23 करोड़ डोजेस लगी हैं। आप समझ सकते हैं कि काफी कुछ संख्या में अभी
टीकाकरण होना बाकी है और इसको स्केल अप भी करना होगा और बहुत स्पीड अप भी करना होगा। तो स्केल अप और स्पीड अप दोनों जब होंगे, यानी स्पीड से भी चलाना होगा और बड़े पैमाने पर चलाना होगा, तब जाकर के ये हर्ड इम्यूनिटी प्राप्त हो जाएगी। इसके साथ साथ हमें क्या करना है, जो हमारे हाथ में है। तो भाई जो सरकार के हाथ में वो तो सरकार करेगी, मोदी जी के हाथ में वो मोदी जी करेंगे, लेकिन हमारी भी तो कोई जिम्मेदारी है, हमारी राष्ट्रीय जिम्मेदारी है, नैतिक जिम्मेदारी है, हमारी व्यक्तिगत जिम्मेदारी है, इस देश के नागरिक होने के नाते हमारी नागरिक होने की जिम्मेदारी है। और वो जिम्मेदारी है कि हम आगे आने वाले 3 महीने में या आगे आगे भी पूरी तरह से अनुशासित रहें। और पूरी तरह से अनुशासित रहें, एक होता है कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर और दूसरा डॉक्टर सूर्यकांत का है कि कोविड पूर्ण अनुशासन। अब ये मेरा जी। कोविड पूर्ण अनुशासन, उसमें कोविड एप्रोप्रिएट बिहेवियर जो कहा जाता है उसके 3 कंपोनेंट हैं, हमारे 4 कंपोनेंट हैं। उनके जी सर। कंपोनेंट हैं कि साहब हाथ धोते रहिए, 2 गज की दूरी बनाए रखिए, बाहर निकलिए तो मास्क लगाए रखिए। हमारा इसमें एक और जुड़ जाता है कि बाहर निकलिए तो लोगों से मिलने पर नमस्ते ही करिए। अभी देखिए जनवरी फरवरी में क्या हुआ 2021 में कि लोग बाहर निकले, बड़े दिनों के बाद मिले थे और लोगों ने एक दूसरे मिलने पे ऐसे हाथ मिलाए, 15-15-20 मिनट तक हाथ मिलाए रखे जैसे पिछले बार कुंभ में बिछड़े थे तो उसके बाद मिले हों। तो ऐसा मत करिए कृपया। कोविड पूर्ण अनुशासन बनाए रखिए। ये अनुशासन अगर हम बनाए रखेंगे तो कोविड जो फैलता है वो जीवित व्यक्ति चाहिए, होस्ट चाहिए उसको अपने सर्वाइवल के लिए। और अगर हम अपने अंदर उसको घुसने नहीं देंगे तो कोई कारण नहीं है कि तीसरी वेव आए। सर, मास्क के बारे में आपने कहा कि बाहर निकलें तो जी मास्क लगा के रखें। ये बाहर निकलने का मतलब क्या है कि जब आप रास्ते में रहें, जी घूमने जाएं या सड़क पर किसी काम से जाएं तो मास्क लगा के रखें, या वर्क प्लेस पर भी मास्क लगा के रखें, या अकेले आप किसी वर्क प्लेस पर हैं बैठे हुए तो क्या आप मास्क हटा सकते हैं, या कितने लोग हों तो आप मास्क जरूर लगाएं? ये थोड़ा और क्लियर कर दें सर। देखिए, रामायण से क्लियर होता है, लक्ष्मण जी ने एक लक्ष्मण रेखा खींची थी और जी सीता जी मैया से कहा था इस लक्ष्मण रेखा के बाहर मत आना। सीता मैया जी ने लक्ष्मण रेखा क्रॉस की, रावण उठा ले गया। जी तो जी जी ये कोरोना की लक्ष्मण रेखा आपकी घर की चौखट है। आप मान के चलिए कि जैसे ही उस चौखट को पार करेंगे, घर की चौखट को पार करेंगे, आप कोरोनामय वातावरण में पहुंच जाएंगे। आप कोई 1% भी संभावना मत छोड़िए। आप मान के चलिए कि जैसे ही हम घर से बाहर निकलते हैं और जो सांस हम ले रहे हैं वो सांस कोरोना युक्त है। अब आप समझ गए होंगे कि जी आप जी बाहर चाहे वर्क प्लेस पे अकेले बैठे हों, चाहे दुकेले बैठे हों, चाहे बहुत सारे लोग हों। और देखिए एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट बात है और वो ये है कि ये समझना जरूरी है कि क्यों मास्क लगाना जरूरी होता है, क्यों 2 गज की दूरी बनाना होता है और क्यों हाथ धोना जरूरी होता है या नमस्ते करना जरूरी होता है। जी नमस्ते करना इसलिए जरूरी होता है कि जब आप हाथ मिलाते हैं किसी से मिलते समय तो जैसे ही हाथ मिलते हैं तो हाथ नहीं मिलते हैं, इधर के वायरस उधर, उधर के बैक्टीरिया इधर, उधर के बैक्टीरिया इधर, इधर के फंगस इधर, माने जितने भी माइक्रोबायोलॉजिकल जो हमारे ऑर्गेनिज्म है उनका ट्रांसमिशन हो जाता है एक दूसरे के प्रति। तो जी आप जी सर। हाथ नहीं मिला रहे होते हैं, आप स्वास्थ्य की जो लक्ष्मण रेखा है वो तोड़ रहे होते हैं और संक्रमण के जितने भी कारक हैं वो एक दूसरे को प्रदान कर रहे होते हैं। हाथ जी जी मिलाना स्वास्थ्य की दृष्टि से नॉन हाइजीनिक है, ये कोरोना ने सिद्ध कर दिया है। भारतीय परंपरा नमस्ते की ये एक स्वस्थ रहने की परंपरा है। विदेशी परंपरा हाथ मिलाने की ये स्वास्थ्य की दृष्टि से सही नहीं है। ये हमने, डॉक्टर सूर्यकांत ने नहीं सिद्ध किया है, अखिलेश तिवारी ने नहीं सिद्ध किया है, न्यूज ट्रैक ने सिद्ध नहीं किया है। ये कोरोना संक्रमण के दौरान पूरी दुनिया ने मान लिया है, जान लिया है और इसीलिए ट्रंप, नेतन्याहू और जर्मनी की चांसलर को भी नमस्ते कहना पड़ा, नमस्ते सीखना पड़ा, नमस्ते क्या होता है ये भी समझना पड़ा। ये है हमारे भारत की संस्कृति की ताकत, नमस्ते। एक बात। दूसरी बात, आप जानिए कि संक्रमण जो होता है कोविड का वो 3 तरह से फैलता जी है। सर। एक संक्रमित व्यक्ति से, संक्रमित हुँ। वायु से और तीसरा संक्रमित वस्तु से। जी। पूरी निचोड़ के बाद, दुनिया भर की स्टडीज और इन सब एनालिसिस आने के बाद डॉक्टर सूर्यकांत ने ये सूक्ष्म संवाद लोगों के साथ किया है कि बस 3 चीजें याद रखिए संक्रमण कहां से फैलता है। संक्रमित व्यक्ति से फैलता है, इसलिए 2 गज की दूरी बनाए रखिए व्यक्ति से।
जी। संक्रमित वायु से फैलता है और वायु से आप सांस लेते हैं, तो आप मान के चलिए कि घर से बाहर जितनी वायु हम सांस ले रहे हैं वो सब संक्रमित है। आप क्यों संभावना रखना चाहते हैं कि ये संक्रमित वायु है, ये संक्रमित वायु की संभावना कम है, यहाँ संक्रमित वायु की संभावना ज्यादा है? आप मानिए पूरी संक्रमित वायु है, तो इसलिए मास्क लगा के रखिए। आप अब तीसरा फैलता है संक्रमित वस्तु से। देखिए ऑफिस में जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, आप कभी टेबल छूते हैं, लैपटॉप छूते हैं, कंप्यूटर छूते हैं, अलमारी छूते हैं, फाइल छूते हैं, वगैरह वगैरह। तो जी, जी। संक्रमित, ये सब संक्रमित वस्तु है। मान लीजिए कि जितने फोमाइट्स हैं, जितने आइटम आप छू रहे हैं, वो सब संक्रमित जी, है, मान के चलिए। मैं तो इसमें ऐसे कहता हूं जैसे कोर्ट कहता ना कि भाई अपराधी को तब तक अपराधी ना मानो जब तक अपराध सिद्ध ना हो जाए। ठीक बात। मैं डॉक्टर सूर्यकांत कहते हैं कि आप हर चीज में कोरोना मानो जब तक कोई दूसरा सिद्ध ना हो जाए। जी, तो जी, जी। कोर्ट वाली भाषा को उल्टा कर दीजिए आप, बस बिल्कुल। आपको सब सूत्र समझ में आ जाएंगे। तो तीसरा रह गया संक्रमित वस्तु से। तो संक्रमित वस्तु आप छुएंगे, छूने की संभावना है। आप जान भी नहीं पाएंगे, याद भी नहीं रख पाएंगे, न जाने अपनी कितनी चीजों को छुआ है। तो जहां मौका जी, मिले वहां हाथ धोते रहें। जब आप हाथ धोते रहेंगे तो संक्रमित आपने वस्तु मान लो छू भी ली है, तो आप उसको समाप्त कर देंगे, क्योंकि साबुन पानी से कोरोना मर जाता है। साबुन, ये जो कोरोना होता है, इसकी जो बाहर की लेयर होती है वो लिपिड की होती है और साबुन पानी से गल जाती है, मर जाती है। तो साबुन पानी धो लिया। अब साबुन पानी कहीं नहीं मिल रहा है तो आप सैनिटाइजर इस्तेमाल कर लिए। हालांकि डॉक्टर सूर्यकांत सैनिटाइजर के बहुत खिलाफ हैं, क्योंकि एक स्टडी हुई थी जिसमें कहा गया था 40% इस देश में सैनिटाइजर नकली आ रहे हैं। अब बताइए जी, क्यों जी। नकली के, असली है तो नकली के पीछे क्यों पड़े हैं? तो अगर साबुन हाँ, पानी नहीं मिलता है तो एक पेपर सोप ले खरीद लीजिए आप। 5 रुपए का आता है, 10-12 स्ट्रिप निकलती है, जेब में रखिए यहाँ पर, और जहां जरूरत पड़े एक पेपर स्ट्रिप निकाली। जैसे प्रधानमंत्री जी कहिए कहते हैं ना आत्मनिर्भर होइए, तो आप पेपर हाँ, सोप के हाँ। मामले में, साबुन पानी के मामले में आत्मनिर्भर हो जाइए। पेपर सोप जी, निकालिए और धोइए, और हाथ आपने धो लिए, आप हो गए। तो इन तीनों चीजों से बचने के लिए, संक्रमित व्यक्ति से बचने के लिए आप दूरी बना के रखिए 2 गज की। संक्रमित वस्तु से बचने के लिए हाथ धोते रहिए, और संक्रमित वायु से बचने के लिए मास्क लगा के रखिए। यही 3 हथियार हैं जो आपको लंबे समय में बचा सकते सर ये आपकी बात बहुत क्लियर है, सबको समझ में आ हैं। जाएगा। जी। लेकिन मुझे लगता है कि एक और चीज़, कई बार लोगों को बहुत उदाहरण देकर ही बताना आवश्यक होता है। तो जब किसी के घर में कोई मेहमान आए, बहुत ही करीबी रिश्तेदार भी आए, वो बाहर का व्यक्ति हो गया, जी। लेकिन घर के अंदर आ गया। अब उस समय उसे कितनी सावधानी रखनी चाहिए सर? देखिए कोई मेहमान आएगा, उसमें वैसे तो हमारी भारतीय संस्कृति में कहा गया अतिथि देवो भव, लेकिन अब अतिथि देवो भव नहीं, अब तो अतिथि कोरोना भव है। आप मान के चलिए कि मेहमान के चरण बाद में पड़ेंगे, कोरोना के पहले पड़ेंगे। इसलिए मेहमान से हुँ, कह दीजिए कि कृपया व्हाट्सएप पे मिल लीजिए, वीडियो कॉल पे मिल लीजिए, कॉल पे मिल लीजिए, हमारे सपनों में मिल लीजिए, लेकिन कृपया इस समय फिजिकल मिलने का समय नहीं है। मैं देखिए, जी। मैं तो 15-16 महीने हूँ, मैं तो डॉक्टर हूँ। बहुत सारे मरीज ठीक हो जाते हैं, बहुत सारे हमारे रिश्तेदार हैं, बहुत, डॉक्टर साहब आप तो हमारे इतने दिन से घर ही नहीं आए, एक बार आ जाइए। तो मैंने कहा देखो भाई, सबको बुला लेना, और ये डॉक्टर को तो गलती से भी मत बुलाना। बोले क्यों? जी। मैंने कहा सबसे ज्यादा संभावना डॉक्टर में ही है कोरोना पॉजिटिव होने की। तो इसलिए हम तो हैं खतरों के खिलाड़ी। हम तो पैदा ही हुए हैं ये खतरा उठाने के लिए। हमने तो प्रोफेशन ही चुना है, जानबूझ के चुना है। अरे भाई, मिलिट्री में जो सरहद पे ड्यूटी करते हैं, तो वो गोली से कैसे डर सकते हैं, और हम बीमारी से हाँ, कैसे डर बिल्कुल सही सकते हैं? तो देखिए, जिस तरह के सिपाही की जिम्मेदारी है कि वो गोली से नहीं डर सकता, उसी तरह डॉक्टर की जिम्मेदारी है या डॉक्टर का कर्तव्य है वो बीमारी से नहीं डर सकता। तो बिल्कुल ठीक बात इसलिए है। हमारी तो मजबूरी है। तो अक्सर मैं मना कर देता हूँ कि भाई हमें मत बुलाइए, नमस्ते, डॉक्टर, मैं डॉक्टर हूँ, मैं आपका रिश्तेदार हूँ, मैं आपका शुभचिंतक हूँ, मैंने आपका इलाज किया है, आप ठीक हो गए हैं, बड़ी अच्छी सद्भावना रखते हैं मेरे प्रति, आप घर पे बुलाना चाहते हैं, चाय पिलाना चाहते हैं, दावत देना चाहते हैं, वो सब ठीक है। लेकिन ये सब भावनाएं अभी आप दबाए रखिए कुछ महीनों तक। आप डॉक्टर सूर्यकांत को अपने घर मत बुलाइए। तो जब डॉक्टर सूर्यकांत खुद कह रहे हैं कि भाई मुझे मत बुलाइए, तो मेरे दर्शकों से मेरी आग्रह है, जो भी आपके दर्शक हम लोग को देख रहे हैं, कि कृपया ना दूसरे के घर जाइए, और ना किसी को घर पे बुलाइए, और ना किसी के घर जाइए। तो ये थोड़ा सा अभी आवागमन दूर रखिए। इसीलिए शायद टेक्नोलॉजी ने कोरोना के आने से 40 साल पहले सोशल मीडिया डिक्लेयर बना दिया कि कोरोना जी, आएगा जी। तो उस समय फिजिकली मिल नहीं पाएंगे, तो कैसे मिलेंगे? फेसबुक पे हाँ। मिलेंगे, व्हाट्सएप पे मिलेंगे, इंस्टाग्राम पे मिलेंगे, ट्विटर पे मिलेंगे, जी, जी, वगैरह जी। वगैरह, व्हाट्सएप कॉल पे मिलेंगे। तो ये ठीक है, टेक्नोलॉजी ने शायद, ईश्वर ने टेक्नोलॉजी पहले ही आपको दे दी थी, एक तैयारी के रूप में दे दी थी कि कोविड आएगा तो ये सब काम आएगी आपके।
सर, अब हम अपने पुराने मूल प्रश्न की ओर आते हैं वापस लौटकर। आपने अच्छी जी जानकारी दी, लेकिन हमें हमारा सवाल कुछ लोगों का, कुछ दर्शकों ने हमसे पूछा है। तो वो सवाल ये है सर कि एक तो ये हुआ कि जिन लोगों को कोरोना अभी हुआ है, ठीक हो गए हैं और उन्हें वैक्सीन लगाना है। एक ऐसे लोग जिनको जो जाँच में कोरोना पॉज़िटिव नहीं थे, जी। वो नेगेटिव ही रहे। फिर भी उनके अंदर कुछ लक्षण थे। अब वो जाँच में कोरोना पॉज़िटिव है नहीं, लक्षण उन्हें लगता है, उन्हें शक होता है कि उनमें कुछ लक्षण थे। अब ऐसे लोग वैक्सीन लें, तो कब लें? उन्हें कितने दिन इंतज़ार करना चाहिए या वैक्सीन लगवा लेनी चाहिए? देखिए, कोरोना की जो जांच है उसकी अपनी एक सीमा है। हर जी किसी सर। कार्य की सीमा होती है। अब पुलिस, उत्तर प्रदेश की पुलिस कहे कि नहीं, हम तो एक आदमी के घर चोरी नहीं होने देंगे, तो क्या संभव है क्या? भाई, जी। चोरों की अपनी ताकत है, चोरों की अपनी सामर्थ्य है, पुलिस की अपनी सीमा है। भारत की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स लगी रहे, वो गारंटी दे कि एक पाकिस्तानी आतंकवादी हम नहीं घुसने देंगे, फिर भी घुस जाते हैं। तो देखिए, जी, हर जी। सिस्टम की एक सीमा है। उसी तरह हमारी जो हुँ, कोविड टेस्ट की सीमा है, उदाहरण के लिए आप आरटी-पीसीआर टेस्ट कराते हैं, जो बहुत पॉपुलर टेस्ट है। जी। उसकी जो सेंसिटिविटी है वो 70% है, अर्थात 100 कोविड के रोगी होंगे तो 30 उससे छूट जाएंगे, 30 फॉल्स हुँ, नेगेटिव आ जाएंगे। इसी हुँ, तरह अगर आप एंटीजन टेस्ट करा रहे हैं, उसकी तो हालत और खराब है, और ज्यादा 70 छूट जाएंगे उससे। तो हर टेस्ट हुँ। की अपनी एक सीमा। जी, आप ये जी। मान के चलिए कि अगर आपको कोविड के लक्षण हुए हैं, उसके साथ साथ अगर ऑक्सीजन नीचे गिरी है, तो 100 नहीं, कोविड नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो, 200% आपको कोरोना हुआ है। 200, 100 नहीं, 200। अब एक सिचुएशन रह जाती है कि भाई लक्षण तो हुए लेकिन ऑक्सीजन नीचे नहीं गिरी। तो ये थोड़ा-सा जी। प्लस माइनस होता है, डाउटफुल होता है। फिर भी कुछ क्लासिकल लक्षण ऐसे हैं जो ये इंडिकेट करते हैं कि नहीं, ये कोरोना ही है। हालाँकि वो जी। थोड़े एटिपिकल। उदाहरण के तौर पर, जब पिछले साल यानी 2020 में जब नया-नया कोरोना आया था, तो अक्सर हमसे पूछते थे, डॉक्टर साहब आज 3 छींकें आ गई, कोरोना हो गया क्या? आज नाक से पानी बह रहा है, रुमाल बार-बार साफ करने पड़ा, कोरोना हो गया क्या? तो मेरी एक कहावत आई थी 2020 में, बहुत पॉपुलर हुई, हालाँकि 2021 में वो फ्लॉप हो गई। जी। 2020 में मैंने कहा कि नहीं, जैसे हर चमकती चीज़ सोना नहीं होती, वैसे हर टपकती हुई नाक कोरोना नहीं होती। लोगों ने कहा, वाह! डॉक्टर साहब क्या फ़ॉर्मूला दे दिया। तो हमने कहा जी, कि भाई, जी। तेज बुखार है, खाँसी है, साँस फूल रही है, तो कोरोना है, नहीं तो नहीं है। ये पिछले साल हमारा फ़ॉर्मूला बहुत हिट रहा। लेकिन कोरोना ने हुँ। कहा, डॉक्टर सूर्यकांत बहुत बड़ा काबिल समझते हो अपने को, मैं तुम्हारी थ्योरी फेल कर देता हूँ। उसने फेल कर दी हमारी थ्योरी, क्या करें, हम देखते रह गए। अभी क्या है कि जो नई तकलीफ है, वो सब कोरोना है। सिर दर्द कोरोना हो सकता है, आँख में खुजली लाल होना कोरोना हो सकता है, नाक से पानी कोरोना, नाक बंद कोरोना, गले में खराश कोरोना, गले में दर्द कोरोना, सीने में दर्द कोरोना, पीठ में दर्द कोरोना, शरीर दर्द कोरोना, डायरिया हो गया तो कोरोना, उल्टी हो गया तो कोरोना, लॉस ऑफ टेस्ट हो गया तो कोरोना, लॉस ऑफ स्मेल हो गया तो कोरोना। तो क्या बचा? कुछ बचा बताने जी। को? हल्का बुखार हुँ। तो कोरोना, तेज बुखार तो कोरोना। तो हुँ, हुँ। मैंने मैंने इस बार वो फ़ॉर्मूला बदल दिया। मैंने कहा, जी। जिस दिन आपको लगे आज मेरी तबीयत ठीक नहीं लग रही है, आज मेरी तबीयत नासाज लग रही है, समझ लो कोरोना है। मान लीजिए कोरोना है, ओह! टेस्ट हुँ, हुँ। पॉजिटिव आए या नेगेटिव आए। और अगर गलती से एक्स-रे में निमोनिया आ गया है, सीटी स्कैन में निमोनिया आ गया है, चाहे वो सीटी स्कोर 2 हो, 4 हो, 7 हो, 9 हो, 10 हो, 15 हो, 20 हो, 25 में से, और उसके साथ-साथ ऑक्सीजन भी 94 से नीचे गिरने लगा है, तो फिर ये 200% कोरोना हो गया। तो ऐसे लोग भी कृपया 3 महीने का इंतज़ार करें। कुछ और होते हैं एकेडमिक, हाइली एकेडमिक, आपके दर्शक भी एकेडमिक होंगे। डॉक्टर साहब कोई और तरीका? हाँ, एक तरीका मैं और बता देता हूँ, और बड़ी बड़ी इंटरेस्टिंग है कि इस तरीके से मैंने एक उत्तर प्रदेश के मतलब उत्तर प्रदेश के शासन के बहुत बड़े पुरोधा की डायग्नोसिस एक बार मैंने बनाई, और वो जी। मान गए। एक उत्तर प्रदेश सरकार के, हमारे केजीएमयू से नहीं, बड़े अस्पताल से 2-2 बार उनकी जाँच नेगेटिव थी और बुखार उनका जा नहीं हुँ, रहा था। तो हुँ। बोले, डॉक्टर साहब बताइए मैं कैसे मानूँ कि मुझे कोरोना का बुखार है, क्या है, ये टाइफाइड, ये मलेरिया, देखिए ये सब रिपोर्ट देखिए आप, और इतनी रिपोर्ट है उनके पास, सब नेगेटिव। तो जी। मैंने कहा, हाँ, है एक उपाय। तो बोले क्या? मैंने कहा, कोरोना के अगेंस्ट एंटीबॉडी टाइटर करा लीजिए। अगर एंटीबॉडी आपके अंदर बन गई, क्योंकि इतने दिन से एंटीबॉडी बन गई होंगी, अगर एंटीबॉडी बन गई तो ये कोरोना ही है। और वही हुआ, हुँ। एंटीबॉडी टेस्ट कराई, फिर हमने किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी से ही कराई।
हमने कहा वो सरकारी अस्पताल, प्रदेश का बड़ा अस्पताल छोड़िए आप, अब हमारे यहाँ कराए। एंटीबॉडी कराई, एंटीबॉडी पॉजिटिव आई, कोरोना का ट्रीटमेंट हुआ, 4 दिन में ठीक हो गए। तो अब इसका भी एक जो हाईली एकेडमिक होते हैं उनके लिए हाँ, कि कैसे माने, तो भाई एंटीबॉडी टाइटर करा लीजिए। एंटीबॉडी टेस्ट होता है, अगर एंटीबॉडी टेस्ट पॉजिटिव है इसका मतलब आपको कोरोना हुआ था, तभी तो कोरोना के खिलाफ एंटीबॉडी बनी। तो आप भी 3 महीने का इंतजार कर लीजिए वैक्सीनेशन के लिए। मेरे ख्याल से यही मैंने आपके सारे सब सवाल तरह है। के दर्शकों को की जो जी वो है वो शांत कर दी होगी जी जी। जिज्ञासा। अब इसमें एक एक केस और बचा है सर। एक केस ऐसा है कि उनका कहना है कि कोई लक्षण नहीं थे कोरोना के, और जी उनकी फैमिली में लोगों को कोरोना हुआ तो एक्सीडेंटली उन्होंने भी चेक करा लिया, फिर वो जी जो है कोरोना पॉजिटिव हो गए। उनका ये जी। कहना है कि अगर हमने वो परिवार में हमारे ना होता और हमने चेक ना कराया होता तो हम तो जाके टीका लगवा लेते। तो ऐसे में क्या जी टीका हमें कोई नुकसान पहुंचाता क्या? देखिए, नुकसान नहीं पहुंचाता है टीका। टीका जी जिस जिस दिन आपको बुखार है, बस उस दिन टीका नहीं लगवाना है। अब जाने अनजाने में एसिम्प्टोमेटिक, ये जो केस आप कह रहे हैं ये एसिम्प्टोमेटिक कोरोना है, जी। यानी कोरोना का एक्सपोजर हुआ परिवार में, लेकिन आपकी इम्यूनिटी अच्छी थी, आप स्ट्रांग थे, हम्म लेकिन थोड़े कम थे। मतलब नल नील टाइप के थे आप, हनुमान जी टाइप के नहीं थे। तो हनुमान जी टाइप के होते तो फिर बिल कुछ भी नहीं होता, एसिम्प्टोमेटिक भी नहीं होता। तो हनुमान जी जी जी। से थोड़ा थोड़ा नल नील टाइप के थे, सुग्रीव हाँ उग्रीव हाँ। अंगद अंगद टाइप का समझ लीजिए आप, जो भी है जामवंत समझ लीजिए चलिए। जी जी तो जी। लेकिन हनुमान जी होना तो पक्की इम्यूनिटी की गारंटी है। अब ऐसे लोग जिनको परिवार में किसी को कोरोना हुआ लेकिन उनको लक्षण नहीं हुए और कोइंसिडेंटली उन्होंने टेस्ट करा लिया और पॉजिटिव आ गया, तो इनको हम कहते हैं जी एसिम्प्टोमेटिक कोविड। अर्थात कोविड तो हुआ लेकिन इम्यूनिटी बहुत अच्छी थी, तो वायरस गए अंदर, उन्होंने एंटीबॉडी पैदा कर दी, बस इतना काम किया, आप कुछ में कुछ तो पॉजिटिविटी दे गए। देखिए, पॉजिटिव होके पॉजिटिविटी दे गए, तो इससे बढ़िया बात क्या हो सकती है। तो वो आपको जी जी। इम्यूनिटी दे गए और आपको लक्षण नहीं हुए। तो अब मान लीजिए कि उन्होंने सही पूछा कि मान लो हमने ना चेक कराया होता, तो वैक्सीन लगवा लीजिए, कोई रिएक्शन नहीं होने वाला है, कोई नुकसान नहीं होने वाला है। लेकिन हम ये कहते हैं कि जब आपको ठीक। नेचुरल इन्फेक्शन से इम्यूनिटी हो गई है तो पहले उसको एंजॉय करिए। इसलिए एंजॉय करिए क्योंकि अभी हमें मालूम नहीं है कि ये जो वैक्सीन लग रही है ये 1 साल का प्रोटेक्शन दे रही है, 2 साल का प्रोटेक्शन दे रही है, लाइफ लॉन्ग प्रोटेक्शन दे रही है। अभी हम लोग को बिल्कुल पता नहीं है क्योंकि ऐसी कोई रिसर्च अभी आई नहीं। तो अगर आप नेचुरल इन्फेक्शन हुआ है तो 3 महीने आपने ऐसे निकाल दिए, 3 महीने बाद इंजेक्शन लगवा लिया, माने वैक्सीन लगवा ली, और उसके बाद उसकी इम्यूनिटी से निकाल दीजिए, तो आपको 3 महीने बोनस में मिल गए। सर, अंतिम सवाल है कि जी जो लोग 2 बार डबल डोज ले चुके हैं और डबल डोज जी लेने के बाद भी उनको कोरोना हो जा रहा है, तो वो क्या कारण है? जी। कैसे उनमें इम्यूनिटी कोई बात डेवलप नहीं। नहीं हो रही है? देखिए, डबल डोज या सिंगल डोज या डबल डोज लेने के बाद अगर कोरोना हो जा रहा है तो मैं आपको फिर बताऊं कि देखिए, वैक्सीन की भी सीमा है। वैक्सीन की क्या सीमा है? वैक्सीन की ये सीमा है कि जैसे भारतीय दो जो बहुत बहुत चर्चित वैक्सीन है, कोवैक्सीन और कोविशील्ड, उनकी 70 से 80% प्रोटेक्टिव पावर है। अर्थात 70-80% चांस है कि वो कोरोना संक्रमण नहीं होगा। जी और जैसे स्पुतनिक आई है, स्पुतनिक की यही पावर 90% है। मॉडर्ना फाइजर की हाँ। 92 से 95% तक है। तो सबकी अपनी अपनी जी अलग अलग पावर। लेकिन किसी भी वैक्सीन से जो गारंटी मिलती है, भले ही कोरोना हो या ना हो, लेकिन एक गारंटी जरूर मिलती है कि एक, आप मृत्यु के द्वार तक नहीं जाएंगे संक्रमण के बाद। नंबर 2, जी किसी और कारण से मृत्यु हो सकती है, मान सकते हैं कि भाई कोरोना हुआ, साथ साथ में हार्ट अटैक भी हो गया, उसके कारण डेथ हो गई, किडनी फेलियर हो गया, उसके जी। कारण डेथ हो गई, वो तो अलग चीज है। हाँ। लेकिन केवल कोविड के कारण डेथ नहीं होगी, केवल कोविड के कारण इतना सीवियर इन्फेक्शन नहीं होगा कि आपको हॉस्पिटलाइजेशन हो, वेंटिलेटर की जरूरत पड़े, वगैरह वगैरह। होगा तो जी थोड़ा जी। बहुत होगा, एक आध दिन बुखार आएगा, छोटा मोटा सांस फूलेगी और घर बैठी। एक मैं छोटा सा उदाहरण देता हूँ। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में, जहां मैं, आप सोचिए, मैं तो यहाँ एमबीबीएस के छात्र के रूप में आया था, और तब से उन रेयरेस्ट ऑफ रेयर डॉक्टर में हूँ जो एमबीबीएस पढ़ने आए थे और उन्हें ये सौभाग्य मिला। मैंने कह सकता हूँ कि डॉक्टर सूर्यकांत को ये सौभाग्य मिला कि हाँ, एमबीबीएस के छात्र के रूप में आए, यहीं पे एमडी की और यहीं पे वरिष्ठ चिकित्सक हो गए। तो बहुत जी लंबी अनुभव है मेरा किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी में। पिछले वर्ष जब हम लोगों को कोरोना हुआ, हम लोगों को नहीं, मतलब मुझे तो नहीं हुआ है, इस पे भी लोगों ने एक व्हाट्सएप
आपने सुना हो शायद, वो पूरे प्रदेश देश में भर में घूम रहा है कि केजीएमयू के एक वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर सूर्यकांत हैं, और उन्हें सरकार जो है जहां कोरोना ज्यादा होता है वहां भेज देती है। आगरा भेज दिया, कानपुर भेज दिया, मेरठ भेज दिया, अभी लेटेस्ट प्रधानमंत्री जी के क्षेत्र वाराणसी भेज दिया कि जाओ वहां कोरोना रिव्यू करके आओ, क्या प्रॉब्लम है, कोरोना इतना क्यों बढ़ रहा है। तो घूम घूम के कोरोना के पास जाते हैं, लेकिन कोरोना उनको नहीं होता है। अब बताओ, ये कोई व्हाट्सएप चलाने की बात थी? ये भी लोगों ने घुमा दिया। तो जी खैर, जी चिंता क्या, उन्होंने तो अच्छे में जनाया। हमारी पत्नी नाराज हो रही थी, बताइए नजर नहीं लग जाएगी, कोरोना हो जाएगा तुमको, बताइए। कह रहे हैं कि इस पर शोध किया जाए कि डॉक्टर सूर्यकांत को कोरोना क्यों नहीं हुआ। अरे भाई, शुभकामनाएं आप देते हो इतनी ज्यादा, इसलिए नहीं हुआ। खैर, और और दूसरा सर, आपने लक्ष्मण रेखा दूसरी पार बात नहीं मैंने हिम्मत हाँ, दूसरी बात मैंने हिम्मत की कि मैंने पहले ही दिन केजीएमसी में, जब 16 जनवरी को प्रधानमंत्री जी ने कोविड टीकाकरण शुरू किया, तो पहले दिन मैंने वैक्सीन लगवा ली। तो हाँ, आप मेरा भी तो जेस्चर देखिए कितना कोऑपरेटिव है कोरोना के प्रति। तो कोरोना मेरे की। प्रति कोरोना कोऑपरेटिव है। तो जी जी आप जो बता रहे थे, लो इस चक्कर में प्रश्न पूछ के, क्या क्या प्रश्न था आपका? प्रश्न ये था कि अगर वो उन्होंने कोरोना पॉजिटिव, वो तो इत्तेफाकन जांच से पता चला, अगर वो कोरोना पॉजिटिव हो चुके थे और उस समय वो इंजेक्शन बगैर जांच कराए हुए लगवा लेते, हाँ वैक्सीन ले लेते, तो क्या कोई नुकसान जी, होता उनको? नहीं नहीं, कोई नुकसान नहीं होता। देखिए, नुकसान कुछ नहीं होगा, ऑलरेडी इम्यूनिटी है। वो एक डिफरेंट प्रोसेस से है, बस ये अंतर है कि इन्फेक्शन से जो इम्यूनिटी वो पैदा होती है, वो उसकी प्रक्रिया अलग होती है, और वैक्सीन से जो इम्यूनिटी पैदा होती है उसकी प्रक्रिया अलग होती है। दो अलग अलग प्रक्रियाएं, लेकिन अल्टीमेटली एंटीबॉडी ही बनते हैं, अल्टीमेटली इम्यूनिटी ही पैदा होती है। तो नुकसान कोई नहीं होगा। कि मैं केवल ये स्पष्ट कर दूं कि केवल और केवल जिस दिन वैक्सीन लगनी है उस दिन बुखार नहीं होना चाहिए। अभी प्रेग्नेंट लेडीज में अलाउ नहीं किया है भारत सरकार, लेकिन कई देश जो है प्रेग्नेंट लेडीज को भी वैक्सीन अलाउ कर चुके हैं। लेकिन लैक्टेटिंग मदर्स के लिए अलाउ हो गया। लैक्टेटिंग मदर्स अभी वैक्सीन लगवा सकती हैं, बुजुर्ग लगवा सकते हैं, किसी भी बीमारी से बीमार हैं आप, और उस दिन जिस दिन टीका लगना है उस दिन कोई एक्यूट अटैक नहीं हुआ है, और इसके आप जो है वो कभी अस्पताल में पिछले महीने भर्ती नहीं हुए हैं किसी बीमारी के लिए। माने एक्यूट फेज में कोई बीमारी नहीं चल रही है, तो आप टीका लगवा सकते हैं। बीमार लोग भी टीका लगवा सकते हैं, कैंसर के लोग भी टीका लगवा सकते हैं, डायबिटीज के रोगी भी टीका लगवा सकते हैं, हार्ट डिजीज के भी टीका लगवा सकते हैं, लिवर डिजीज के भी, लंग डिजीज के भी, और गुर्दा के भी। किसी भी बीमारी के हो वो भी टीका लगवा सकते हैं। कई बार पूछते हैं लोग, ब्लड कैंसर है वो भी टीका लगवा सकते हैं, गठिया है, जोड़ है, कोई भी बीमारी हो, सब बीमारियों के लोग टीका लगवा सकते हैं, बशर्ते आपकी बीमारी कंट्रोल हो और जिस दिन टीका लगने जाए उस दिन बुखार ना हो। 18 साल से कम बच्चों का, या हम कहें यूथ और चिल्ड्रन का, अभी टीका उपलब्ध नहीं है, लेकिन उसका भी ट्रायल चल रहा है। बहुत जल्दी उनके लिए भी टीका आने वाला है। तो बच्चों के लिए भी खुशखबरी है, बहुत जल्दी टीका आने वाला है। दो टीका की प्रक्रिया है, जिसमें से एक तो भारतीय कंपनी है वो भी चल रही है। तो जल्दी बच्चों के लिए भी टीका आने वाला है। गर्भवती के लिए बहुत जल्दी खुलने वाला है टीका, ऑलरेडी कई देशों में अलाउड हो गया है। तो मुझे ऐसा लगता है कि टीका का जो दायरा है धीरे धीरे बहुत बढ़ता जा रहा है, टीका की संख्या भी बढ़ती जा रही है। अभी कल ही प्रधानमंत्री जी ने बताया कि अब 7 तरह की वैक्सीन इस समय इंडिया में अवेलेबल है, और 3 तरह की और डेवलपमेंट के फेज में है। तो और क्या चाहिए भाई, इतनी वैरायटी, 10 तरह, एक कोरोना के लिए 10-10 तरह के वैक्सीन आपको अवेलेबल है। छांटो बीनो टाइप का हो जाएगा। अमिताभ बच्चन कहेंगे ये वैक्सीन लगवाओ और लंबी इम्यूनिटी पाओ, सलमान खाएंगे नहीं मेरी वाली वैक्सीन लगवाओ और इम्यूनिटी पाओ। हो सकता है कोई डॉक्टर सूर्यकांत के पास भी जाए, सर आप क्या रिकमेंड करते हैं, कौन सी वैक्सीन लगनी चाहिए। तो हो सकता है इस पे एडवर्टाइजमेंट, विज्ञापन आपको अगले 2 महीने में दिखने लग जाए कि वो हम्म। लोग कहें ये वाली इम्यूनिटी ये वाली वैक्सीन लगवाओ, बहुत सेफ है, बहुत सुरक्षित है, और ये बहुत पतली सुई से लगती है, दर्द जरा भी नहीं होता है, वगैरह वगैरह। कुछ कह नहीं सकते। फिर अभी इंट्रानेजल वैक्सीन आने वाली है, नाक में जस्ट स्प्रे करिए। तो जो लोग सुई से डरते हैं मेरी तरह, तो हो सकता है कोई हीरो ये भी बोल दे या हीरोइन बोल दे, क्यों, कुछ कह नहीं सकते। हीरोइन कहे मुझे तो भाई सुई से बहुत डर लगता है, आपको भी लगता है क्या? हाँ, तो ठीक है, आप इंटरनेशनल वैक्सीन लगवा लीजिए। तो अभी तो जी वैक्सीन का बहुत लुभावना दृश्य आने वाला है, और हमको लगता है कि सबको वैक्सीन लगवानी चाहिए, जल्दी से जल्दी लगवानी चाहिए। और दूसरा, मैंने कहा कि जो कोविड अनुशासन है, जो मैंने डॉक्टर सूर्यकांत ने कहा कि भाई एक पहलू और ऐड कर दें, यानी मिलने पे नमस्ते करें, हाथ धोते रहें, बाहर निकलने पर मास्क लगाते रहें, वर्क प्लेस हो चाहे। वर्क प्लेस की बात पर मुझे याद आया, अक्सर लोग क्या करते हैं कि गए तो मास्क लगा के थे, अब यार जी दोस्त मिल गए, भाई यार चाय तो पी ली जाए, बहुत दिनों से साथ में चाय नहीं पी, चाय का ऑर्डर, या चाय तो मास्क के ऊपर पियेंगे नहीं, तो मास्क नीचे किया, चाय अंदर की। मास्क नीचे मतलब कोरोना अंदर, बहुत सिंपल फॉर्मूला है, मास्क नीचे मतलब कोरोना अंदर। तो भाई ऐसा मत करिएगा। अब समय है कि सामूहिक रूप से चाय, और देखिए ये भी बड़े ताज्जुब की बात है अखिलेश जी, मैं आपको क्या बताऊं,
जी भारतीय सर। संस्कृति में कहीं लिखा है, मुझे किसी अभी संत ने बताया कि डॉक्टर साहब आप जानते नहीं है, लिखा है भजन और भोजन एकांत में ही करना चाहिए। मुझे मालूम नहीं था, मुझे मथुरा वृंदावन के किसी बड़े संत ने बताया। मुझे आप देखिए, ढूंढिएगा लिटरेचर, आप तो पत्रकार हैं, सब ढूंढ लाएंगे। तो उसमें देखिएगा कि भारतीय संस्कृति में कहीं रिकमेंडेशन है कि भजन और भोजन, अब तो देखिए सामूहिक भजन ज्यादा होता है, जय माता की, और वो सड़क पे होता है, डांस करके होता है, पता नहीं कैसे कैसे होता है। लेकिन उन्होंने कहा कि वास्तव में कहा गया है कि भजन और भोजन जो है वो एकांत में ही करने चाहिए। तो ये भी बात तय कर दी कोरोना ने कि आप सामूहिक भोजन करोगे, मास्क नीचे उतारोगे, तो हम आ जाएंगे। आप भोजन एंजॉय करोगे, बिल्कुल हम ठीक बात। आपको एंजॉय करेंगे। हाँ, बिल्कुल ठीक बात सर। ठीक सर, मेरे कई सारे सवालों का जवाब मिला है। वो सारे सवाल जो है दूसरे हमारे दर्शकों के ही थे, लोगों ने हमारे पास भेजे थे। और अगली बार किसी जी और सवाल के साथ ऐसे ही लोगों के सवाल मिलेंगे। हम आपसे बार बार मिलते जी रहेंगे बिल्कुल। और चर्चा करते रहेंगे, लोगों के सवालों का जवाब देते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी बिल्कुल। थैंक यू सर। जी, नमस्कार नमस्कार अखिलेश जी।